नमस्ते दोस्तों, अभी तक हमने बात की आरबीपीएस सिस्टम 20 एलिमेंट्स प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के अंडर 15 एलिमेंट्स की। अभी उसमें 16th एलिमेंट 16वां एलिमेंट जो है वो है इमरजेंसी मैनेजमेंट। तो हमने इसमें रिस्क मैनेजमेंट के अंडर ये सबसे इम्पोर्टेंट बात रहेगी, क्योंकि इमरजेंसी ये कभी कभार आती है, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन आपको पहले से ही करना पड़ता है। क्योंकि हम अभी हजार्डस केमिकल और प्रोसेस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे आपको मालूम है कि जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो सीवियर लेवल के रहते हैं, मेजर एक्सीडेंट ओरिएंटेड रहते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, एक्सीडेंट होता है, तो यहाँ पे फैटलिटी के चांसेस भी उतने ही ज्यादा रहते हैं। इसकी वजह से इमरजेंसी मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोसेस या केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए। तो इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखना है इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए? तो यहाँ पे जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जो प्लानिंग रहती है, वो प्लानिंग आपको ठीक तरह से करना चाहिए। यानी क्या, अगर यहाँ पे फायर हजार्ड होता है, एक्सप्लोजन हजार्ड होता है, या कोई रिएक्शन अनकंट्रोलेबल है, केमिकल रिएक्शन, तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ से फिर आपको एक्चुअली कौन से वॉल्स क्लोज करने चाहिए, या कौन सा पावर सप्लाई कम करना चाहिए, या शट डाउन करना चाहिए। अगर यहाँ से आप निकल जाते हैं तो असेंबली पॉइंट कौन सा है, और असेंबली पॉइंट के लिए जो वे है वो इमरजेंसी वे या इवैक्यूएशन वे कौन सा है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर अलार्म सिस्टम है या फिर पब्लिक एड्रेस सिस्टम है या नहीं, इस सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये सब प्लानिंग में आ जाएंगे पॉइंट्स। तो ये आपको पहले प्लानिंग करके ही रखना है, और वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में लेके जाना है, और उसके बाद में उसका ट्रेनिंग देना है। फिर आता है प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट द प्लान। तो ये जो हमने बात की अभी, यहाँ पे अलार्म सिस्टम है कि नहीं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है कि नहीं, पाथवेज जो है जो पर्टिकुलर असेंबली पॉइंट की तरफ जाते हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया है कि नहीं, कोई वहां पे साइन बोर्ड्स है कि नहीं, अगर पावर फेलियर होता है तो भी वो साइन बोर्ड दिखते हैं या नहीं। तो इसमें अलग अलग ऐसे माइक्रो लेवल के पॉइंट्स अगर आप देखेंगे, तो ये सब प्लानिंग करने के बाद ये एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको ये सभी लोगों को पर्कुलेट करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए इवैक्यूएशन ड्रिल भी ले सकते हैं, इमरजेंसी ड्रिल भी ले सकते हैं, या फिर जैसे हम प्लानिंग करते हैं ऑन साइट प्लान, ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान। तो ये प्लानिंग एग्जीक्यूट कैसे करना है उसके लिए भी आपको ड्रिल लेना जरूरी है। तो इसमें नॉर्मली अगर हम इंडिया में देखते हैं तो आपके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ऑन साइट और ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान। तो अगर आप इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे MSIHC रूल नंबर 1989 मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट स्टोरेज ऑफ हजार्डस केमिकल्स, उसके लिए 1989 का एक रूल है, जिसमें रूल नंबर 1718 के आसपास ये ऑन साइट इमरजेंसी प्लान और ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान के बारे में डिटेल्स दिया है। तो ये भी आपको यहाँ पे सोचना है, जैसे ये 16th एलिमेंट PSM के अंडर है। उसके अलावा जो रिहर्सल, जो हमने भी ड्रिल की बात की, वही रिहर्सल है। तो ये रिहर्सल आपको करना है, अगर इनकेस इमरजेंसी आती है तो आपको क्या क्या करना है। तो ये स्टेप वाइज प्रोसीजर एक्चुअली आपको कंडक्ट करके बताना है। उसके जो अलावा आपको यहाँ पे ये रिहर्सल में अगर कुछ लूप होल्स आते हैं, कुछ सजेशंस आते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेफ्टी इंस्पेक्टर या गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स या एक्सपर्ट पर्संस भी आते हैं, और जो आपको बताते हैं कि आपके इमरजेंसी प्लान में आपको चेंजेस क्या करने हैं। अगर ये चेंजेस करने के लिए जो सजेशन है वो वैलिड है, तो आपको इसमें ये प्लान में चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा या रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद में वापस से आपको रिहर्सल लेना पड़ेगा या मॉक ड्रिल लेना पड़ेगा। फिर है ट्रेनिंग। तो जो भी आप रिहर्सल ले रहे हैं उसके पहले प्लानिंग क्या किया है, आपको करना क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, ये सब आप ट्रेनिंग थ्रू इनको वर्कर्स को बता सकते हैं। वो चाहे कुछ वर्कर्स के लिए या एम्प्लॉयज के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन देना इतना सफिशिएंट हो सकता है, कुछ वर्कर्स को आपको लोकल लैंग्वेज में सिखाना पड़ेगा, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को या सब कॉन्ट्रैक्टर्स को या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को शायद आपको वहां पे कुछ ना कुछ एक्ट करके बताना पड़ेगा या प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेंगे। तो ये जो भी अलग अलग वेज है, मीडियाज है, उसके थ्रू आपको ट्रेनिंग देना है। अगर इनकेस इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो जो भी नेबर इंडस्ट्री रहेगी या उसमें कुछ कम्युनिटीज एलिमेंट रहेंगे, तो उनको भी ये आपको बताना है। उसके अलावा जो लोकल अथॉरिटीज रहते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन रहता है या फिर
हॉस्पिटल्स रहते हैं या फिर फायर के ऑफिसेस रहते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो रहेगा, ये सभी अथॉरिटीज को भी आपको बताना है कि हम ऐसे ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन के लिए मॉक ड्रिल ले रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं, और अभी ये एक्चुअली हमारा मॉक ड्रिल है, यहाँ पे एक्चुअल इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन को रियलिस्टिक करने के लिए हम शायद आपको फोन कर सकते हैं और फोन पे ऐसा ऐसा बता सकते हैं। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पे आ सकती है, या मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करने के लिए आपको ये सबसे पहले नियर बाय जो पब्लिक है उनको भी ये बताना पड़ेगा कि हम ये मॉक ड्रिल ऐसा ऐसा कर रहे हैं। उसके अलावा जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो जो भी स्टेक होल्डर्स है वो स्टेक होल्डर्स को भी आपको बताना है कि हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या फैसिलिटीज है और ये कितना सफिशिएंट है। तो ये भी ओवरऑल इमरजेंसी मैनेजमेंट के अलग अलग पैरामीटर्स आपको यहाँ पे स्टडी करना है। अभी इसमें आपको फॉलो क्या क्या करना है, ये हमने पैरामीटर्स देखे, जैसे प्लानिंग करना है, ट्रेनिंग देना है, मॉक ड्रिल लेना है। तो इसमें आपको अलग अलग पॉइंट्स आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि कहीं पे एक्सीडेंट सीन बताया, जैसे अभी मैंने भी कुछ मॉक ड्रिल्स यहाँ पे अटेंड की थी इंडस्ट्रीज की, तो उन्होंने एक गैस लीकेज का एक एक्सीडेंट बताया था, एलपीजी गैस लीकेज या सीएनजी गैस लीकेज, और ऐसा सीन क्रिएट करके उन्होंने फिर ये मॉक ड्रिल लिया था। ये भी इमरजेंसी सिचुएशन है। या फिर आपके पास क्लोरीन टैंक है, तो वहां पे क्लोरीन के अलग अलग टैंक्स हो सकते हैं, अगर क्लोरीन लीक होता है तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसा आपने एक सीन बना के आपको उसको भी इमरजेंसी मॉक ड्रिल दे सकते हैं। और फिर ये पर्टिकुलर सीन के लिए आपके पास डिफेंसिव सिस्टम क्या है, आपके पास एक्शन प्लान क्या है, तो उसमें मैन पावर इन्वॉल्व हो सकती है, उसमें फायर टेंडर इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर उसमें जो पीपीईज रहते हैं, सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपरेटस या अदर पीपीईज, वो भी वहां पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जो भी आपको फैसिलिटीज लगने वाली है वो सब आपके प्लानिंग एक्शन के हिसाब से वहां पे अवेलेबल है या नहीं, ये भी आपको चेक करना है। उसके अलावा जो रिटर्न इमरजेंसी रिस्पांस प्लान क्या है और एक्चुअल हम क्या कर रहे हैं, ये भी आपको चेक करना है। यानी कि अगर रिटर्न में ही कुछ मॉडिफिकेशंस आपको एक्सपेक्टेड है तो वो भी आपको बाद में कर सकते हैं रिहर्सल के बाद। उसके बाद में जो फिजिकल फैसिलिटीज है जो हमने अभी बताई, तो अलग अलग इक्विपमेंट्स भी यहाँ पे लग सकते हैं या फिर अलग अलग व्हीकल्स भी लग सकते हैं, और कुछ बातों के लिए टेस्टिंग फैसिलिटीज भी लग सकती हैं। जैसे कि अगर वहां पे किसी ने बताया कि हाइड्रोजन सल्फाइड लीकेज का हम सीन क्रिएट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन सल्फाइड अगर एक्चुअल में लीक होता है तो उसके लिए जो H2S का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट रहता है जहां से आपको पता चलेगा कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है एयर में H2S का, या वैसे ही कार्बन डाइसल्फाइड का या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फ्यूम्स वहां पे जनरेट होते हैं। तो अलग अलग ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे आपको पहले टेस्ट करना पड़ेगा कि ये जो केमिकल्स है ये केमिकल वहां पे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है या नहीं, और अगर है तो कितने ppm या mg पर मीटर क्यूब में या परसेंटेज में। तो उसके लिए आपको अलग अलग इक्विपमेंट्स भी लग सकते हैं। उसके अलावा है ERT यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस टीम, तो ये ऑलरेडी डिफाइन की होती है, उसके पास ट्रेनिंग रहती है, फैसिलिटीज रहती है और उसके मेंबर्स भी फिक्स रहते हैं। तो ये मेंबर्स यहाँ पे अभी काम करेंगे, अगर उनका काम करने का तरीका भी अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर एक्चुअल इमरजेंसी जब आती है तो उस टाइम आपको ये कवर करता आना चाहिए। तो उसके बाद में है जो इंफॉर्मेशन और जो ट्रेनिंग है वो इंडिविजुअल लेवल पे, यानी कि सभी वर्कर को ये मालूम होना चाहिए, उस हिसाब से भी ये आपको ट्रेनिंग दें। क्योंकि जब इमरजेंसी मॉक ड्रिल होती है तो हर टाइम हर वर्कर वहाँ पे इन्वॉल्व होगा ऐसा नेसेसरी नहीं है, तो उसके बाद में भी आप वो हर एक पर्सन को ये नॉलेज दे सकते हैं। उसके बाद में जो पीरियोडिकल रिव्यू रहता है, यानी कि अगर आप इमरजेंसी मॉक ड्रिल लेते हैं 6 महीने में एक बार, तो आपको उसका रिव्यू लेना है, फिर नेक्स्ट 6 महीने में उसको मॉडिफिकेशन करके आपको वापस से रिहर्सल करना है, प्लान में चेंजेस करने हैं अप्रोप्रिएट, और उसके बाद में वापस रिहर्सल लेना। तो ये पीरियोडिकली 6-6 महीने के बाद नॉर्मली या कहीं जगह एनुअली ये पीरियोडिक रिव्यू कंटिन्यू होते रहता है, और उसमें फिर जो भी आपका इमरजेंसी प्लान रहता है उसमें मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। उसके अलावा है 17th एलिमेंट जो है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। जैसे अभी हमने बताया कि जो भी हजार्ड्स आइडेंटिफाई किए, हमने जो भी रिस्क आइडेंटिफाई किया है, SOPs हमने फॉलो किया है, फैसिलिटीज प्रोवाइड किया है, ट्रेनिंग्स दिया है, एजुकेशन दिया है, सभी कुछ दे दिया, फिर भी अगर इंसिडेंट होता है
तो उसके बाद आपको वो इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इतनी सारी चीजें अगर फॉलो किए फिर भी इंसिडेंट होता है तो उसका रूट कॉज कुछ अलग हो सकता है। इसीलिए आपको पहले इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन और उसका जो कंक्लूजन है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो वो इंसिडेंट भले ही अलग अलग स्टेजेस में हो सकता है। तो इसमें मेन आपका क्या है, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो आपकी इंडस्ट्री अगर सिमिलर इंडस्ट्रीज है, जो कुछ इंडस्ट्रीज के पहले एक्सीडेंट हो चुके हैं या मेजर एक्सीडेंट हो चुके हैं, डिजास्टर हो चुके हैं, तो उनका एक्सपीरियंस पहले आपको पढ़ना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस पहले स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी आपके लर्निंग्स आते होंगे वो लर्निंग थ्रू आप बहुत सारी बातें सीख सकते हैं और जो रिपीटेशन ऑफ एक्सीडेंट है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपने इसमें रिपोर्टिंग की बात की, इन्वेस्टिगेशन की बात की, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग कमिटी मेंबर्स रहते हैं, वो एजुकेटेड और क्वालिफाइड एक्सपीरियंस पर्संस रहते हैं जो ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जानते हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ये जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट है ये रिपोर्ट डिटेल में बनाना पड़ता है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग कंप्लीट करने के बाद उसका ट्रैक भी रखना पड़ता है कि कितने स्टेप्स, कितने प्रोसेस, क्या क्या हमने फॉलो किया है, उसके बाद में रिपोर्ट में क्या आया है, उसके बाद में मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, या फिर किसी ने बाद में चेंजेस भी बताए तो वो भी आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये भी इंसिडेंट्स के जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं ये अलग अलग अप्रोच से हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मल प्रोसेस हम कहते हैं, तो जो नॉर्मली गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो रहते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको हम फॉर्मल प्रोसेस कहेंगे। तो उसमें अलग अलग मेंबर्स रहते हैं उनके या रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, और आपके इंडस्ट्री से कुछ रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। ऐसे ओवरऑल स्टाफ जो है उनका अलग अलग तरीके से डिस्कशन होता है, इंटरव्यूज होता है, इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, कॉमन लेवल पे हो सकता है, और फिर अलग अलग उसमें से परफॉर्मेंस पैरामीटर जो है वो वहाँ पे नोट डाउन करते हैं। फिर जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि हमने पहले कहा कि रिटर्न इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं वहाँ पे, या वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, या फिर कुछ ऑनलाइन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, या फिर सीसीटीवीज भी हो सकते हैं। तो जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है ये सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर करना चाहिए, चेक करना चाहिए, और उनके डॉक्यूमेंट में उन्होंने नोट डाउन करना चाहिए कि ये फैसिलिटीज यहाँ पे रिक्वायर्ड थी और ये उस टाइम एक्सीडेंट के दौरान ये एक्चुअली यहाँ पे फैसिलिटीज थी। और फिर वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन थ्रू की प्रॉब्लम कहाँ है, यानी कि प्रॉब्लम टेक्निकल है या प्रॉब्लम मटेरियल में या केमिकल में है, या प्रॉब्लम एनवायरमेंटल पैरामीटर्स की वजह से हुआ, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इसकी वजह से भी अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं जो शायद आपने स्टडी नहीं किया होगा। तो एनवायरमेंट पैरामीटर्स भी चेक सकते हैं, या फिर पर्सनल लेवल जैसे इंडिविजुअल वर्कर की ये कुछ मिस्टेक है जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। तो जो भी है वो आपको यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में पता करना है। तो एसओपी भी रॉन्ग हो सकती है, या फिर एसओपी जो दिया है वर्कर ने सीक्वेंस गलत किया होगा, या फिर ऑपरेट करते टाइम उसने जो भी सेंसर्स थे या फिर जो भी सेफ्टी प्रोसीजर्स थी उसको बाईपास किया होगा। जो भी यहाँ पे रीजन आता है वो आपको ये रिपोर्ट में डिटेल में बताना है। इसका मेन टारगेट क्या है कि आपको यहाँ पे किसने गलती की है, क्यों गलती की, ये नहीं ढूंढना है, जो गलती की है जिसकी वजह से रिपीटेशन नहीं होना चाहिए वो आपको ढूंढना है। यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन रहता है तो नॉर्मली ये फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक रहनी चाहिए। तो हम हर टाइम इसको बोलते हैं, जब हम भी इंस्पेक्शन पे जाते हैं तो हम बोलते हैं फैक्ट्स जो है वो फाइंड आउट करो, फॉल्ट फाइंड आउट मत करते जाओ कि ये पर्सन की वजह से प्रॉब्लम हुआ, वो पर्सन की वजह से प्रॉब्लम हुआ, जिसको हम कहते हैं ब्लेमिंग गेम। तो ये ब्लेमिंग गेम कुछ काम का नहीं। तो आपको फैक्ट्स फाइंड आउट करने हैं, और जिसकी भी गलती होगी, जो भी गलती होगी, उसकी वजह से ये सेम गलती, जो भी मिस्टेक है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, और जिसकी वजह से ये वापस इंसिडेंट या एक्सीडेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। यही आपका मेन टारगेट होना चाहिए, इसीलिए हम उसको फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स कहते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन इसी तरह अगर 100% ट्रांसपेरेंट और जस्टिफाई करके अगर किया आपने, तो आपको रियल रूट कॉज एनालिसिस जिसको हम कहते हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें आपको अलग अलग रिकॉर्ड्स आप रख सकते हैं, जैसे
पहले जो रिकॉर्ड्स थे वो सिर्फ पेपर पे ही थे, हैंड रिटन भी थे। आज की डेट में अलग अलग रिकॉर्ड्स आप ले सकते हैं, जैसे आप अलग अलग कंप्यूटर पे सॉफ्ट कॉपीज भी बना सकते हैं, वो मेल भी कर सकते हैं, उसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये अलग अलग रिकॉर्ड्स के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। कहीं पे रजिस्टर में भी रिकॉर्ड्स रहते हैं, कहीं पे जो स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉर्म रहता है वो फॉर्म के हिसाब से रिकॉर्ड बन जाता है। तो जो भी आपकी टेक्निक रहेगी उस हिसाब से आपको इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। और ये जो एक्सीडेंट का रिपोर्ट है, इंसिडेंट का रिपोर्ट है, ये सभी अथॉरिटीज को आपको भेज देना है, यानी कि पुलिस को भी भेजना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी भेजना है, या फायर्स को भी भेजना है, फायर ऑफिसर्स को भेजना है, डिश ऑफिस को भेजना है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सेफ्टी हेल्थ। तो ये अलग अलग अथॉरिटीज जो है वो सभी अथॉरिटीज को मालूम होना चाहिए। और इसके बाद में जो इंसिडेंट का जो ट्रेंड है और जो रिपोर्ट है वो एनालिसिस करके आपको फिर उसमें से जो कंक्लूजन आएगा वो सभी इंडस्ट्रीज को अलग अलग पॉइंट से आप बता सकते हैं। फिर 18th एलिमेंट है मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स। तो अभी हमने पहले ही बात की है, तो अलग अलग आपको इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स या प्रोसेस के पैरामीटर्स आपको कंट्रोल करना है, जिसके बेसिस पे आपको डेटा कलेक्शन हो जाएगा। यानी कि 8 घंटे में प्रेशर कितना था, 8 घंटे में टेम्परेचर कितना था, उसके बाद में फिर कहीं पे अगर प्रॉब्लम आता है तो जो भी है वो सब डेटा कलेक्ट करना है। क्योंकि अगर एक शिफ्ट में कहीं पे कहीं प्रॉब्लम आता है या फिर आपने जो इरेगुलर एक्टिविटीज अगर आइडेंटिफाई किए तो सेकंड शिफ्ट वाला जो पर्सन है उसको भी ये मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हमने बात की है ऑलरेडी प्रेशर गेजेस वहां पे हो सकते हैं, इंडिकेटर्स हो सकते हैं, कंट्रोलिंग टेक्निक हो सकती है, या फिर आपके पास कोई डिजिटल हैंडी इक्विपमेंट आपको यूज करना पड़ेगा जहां से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे साउंड ज्यादा है या फिर यहाँ पे ये पर्टिकुलर केमिकल लीकेज हो चुका है और अभी हमने ये कंट्रोल किया है। तो जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया होगा मेजरमेंट थ्रू, ये आपको रिटर्न में बताना है, और जो भी आपका सब्स्टिट्यूट है या शिफ्ट इंचार्ज है उसको आपको ये बताना है। तो ये इंफॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली जब हम बात करते हैं एक्सीडेंट की तो ये एक्सीडेंट की डेफिनेशन में ही कहा गया है कि ये सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस, तो सीरीज ऑफ इवेंट्स है। तो एक इवेंट यहाँ पे होता है, हम उसको ओवरलुक करते हैं, फिर सेकंड वो इंसिडेंट होता है या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखता है, ये भी ओवरलुक करते हैं। अगर ये आपने कुछ छोटे छोटे इंसिडेंसेस या कुछ मिस्टेक्स या इरेगुलरिटीज आपने अगर ओवरलुक की तो वहां पे मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपने भी भोपाल गैस ट्रेजेडी अगर स्टडी की तो आपको भी पता चलेगा कि अगर उनका स्क्रबर सिस्टम अगर अच्छा रहता तो शायद इतना फैटिलिटी नहीं हो सकता था, या फिर उनका चिलिंग सिस्टम अच्छा रहता तो शायद इतना टेम्परेचर नहीं जाता और फैटिलिटीज कम होती। अगर उनका जो क्लीनिंग सिस्टम था वो अगर अच्छा होता तो शायद वो नहीं जाता, या फिर नॉन रिटर्न वॉल यहाँ पे रहता तो नहीं जा सकता। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस थे वहाँ पे जो अलग अलग, जैसे वहाँ पे प्रेशर गेज भी था जो प्रेशर ज्यादा उसने बताया भी था लेकिन वो रिलायबल नहीं था। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे थे, ये सभी पैरामीटर्स को सभी ने ओवरलुक जब किया तो उसके बाद में ये मेजर एक्सीडेंट में कन्वर्ट हुआ, जो हम भोपाल गैस ट्रेजेडी कहते हैं। तो ये सब डेटा जब कलेक्ट होता है तो उस पर आपको ध्यान रखना है, उस पर आपको एनालिसिस करना है और उस पर करेक्टिव एक्शन आपको लेनी चाहिए तुरंत। अगर आपने ये करेक्टिव एक्शन नहीं ली तो वो शायद एक्सीडेंट या इंसिडेंट में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये डेटा कलेक्शन के लिए मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अलग अलग आप टैक्टिक्स यूज करते हैं, जैसे नॉर्मली हम जो टैक्टिक यूज करते हैं जिसको हम कापा बोलते हैं। तो जो भी आपने मेजरमेंट किया, जो पैरामीटर आपको पता चला वो एक्सीड हो चुका है लिमिट से या अंडर लिमिट आया है, तो जो भी है आपका सेट पॉइंट जो रहता है, जैसे अगर मैंने बताया कि 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस ये सेट पॉइंट है, मेरा रेंज है, तो बिलो 20 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए और अबो 100 डिग्री सेल्सियस भी नहीं जाना है। अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपके यहाँ पे कुछ ना कुछ करेक्टिव एक्शंस आपको लेना है, और ये वापस से नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए। तो ये इसके लिए पहले आपको मेजरमेंट क्लियर होना चाहिए, उसके बेसिस पे एनालिसिस होना चाहिए, उसके बाद में ये आप कापा एक्शन जिसको हम बोलेंगे वो
का आप क्लियर कर सकते हैं, और इसकी वजह से जो भी इंसिडेंट्स है, एक्सीडेंट्स है, ये आप अवॉइड कर सकते हैं। 19th एलिमेंट है ऑडिट। तो इसमें हमने जो पहले ही कहा था कि अलग अलग एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं, क्योंकि ऑडिटर का भी एक्सपीरियंस रहता है कि ऑडिटर भी अलग अलग कंपनीज में ऑडिट करता है, और हर एक कंपनीज का एक एलिमेंट अलग रहता है, प्रोसेस अलग रहती है, पैरामीटर्स अलग रहते हैं, और वहीं से वो भी ऑडिटर कुछ ना कुछ अलग अलग बातें सीखते रहते हैं। तो ये एक्सपीरियंस ये एक्चुअली जब ऑडिटिंग करते हो तो वहां पे वो शेयर भी करते हैं, और ऐसे एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए उसके लिए कुछ ना कुछ सजेशंस भी देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्रिटिकल इवेल्युएशन जो पॉइंट है ये आपके सिस्टम में आना चाहिए, क्योंकि आप जब तक माइक्रो लेवल पे ये स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप टोटल हजार्ड्स या टोटल रिस्क जो है वो मिनिमाइज नहीं कर पाते। अभी ये क्रिटिकल इवेल्युएशन नॉर्मली नेचुरली जो आपके एम्प्लॉयज रहते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स रहते हैं वो नहीं करते, वो मैक्रो लेवल स्टडी करते हैं, यानी कि ऊपर ऊपर जो हम स्टडी करेंगे कि ये इक्विपमेंट अच्छा है क्या, प्रेशर गेज ठीक तरह से बता रहा है क्या, टेम्परेचर ठीक तरह से बता रहा है क्या, ये सभी बातें हम चेक करते हैं, लेकिन इसको बोलेंगे हम मैक्रो लेवल इंस्पेक्शन। अब जब हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल की तो ये माइक्रो लेवल स्टडी हो जाएगा। तो ये आपको बहुत सी बारीकी चेक करना है, जिसकी वजह से आपको शायद पता चल जाएगा कि ये आने वाला जो प्रॉब्लम था ये आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ऑडिटिंग थ्रू हो सकता है, तो इसको इवैल्यूएशन प्रोसीजर कर सकते हैं, इंस्पेक्शन प्रोसीजर कर सकते हैं, मॉनिटरिंग प्रोसेस कह सकते हैं, ये अलग अलग यहाँ पे पॉइंट्स हैं। तो इसमें मेजर कॉम्प्लीमेंट्स जो आते हैं, तो ये अलग अलग एक्टिविटीज आपको करना पड़ती है, जिसमें जो भी आपका कंक्लूजन रहेगा आपको मैनेजमेंट को सबमिट करना है, और मैनेजमेंट इस पे रिव्यू करेगा कि ओवरऑल इंडस्ट्रीज में थर्ड पार्टी एंगल से आपके इंडस्ट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या नेगेटिव बातें हैं, कहाँ पे करेक्शन की जरूरत है, कहाँ पे इमीडिएट करेक्शन की जरूरत है। तो कहीं पे ऐसे भी सजेशंस रहते हैं कि इमीडिएटली आपको ये करेक्ट करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा, और कहीं पे आपको जो भी पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स का मैट्रिक्स भी बनाना पड़ेगा। तो ये अलग अलग पॉइंट्स है, ये ऑडिटिंग थ्रू आप कर सकते हैं। इसमें इंस्पेक्शन का वर्क मेजर रहता है, तो अलग अलग टीम्स रहते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स रहते हैं, और वो ओवरऑल प्रोसेस का ऑडिटिंग करते हैं, यानी इंस्पेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन भी कर लेते हैं। तो ये ऑडिटिंग में अलग अलग ऑडिट्स रहते हैं, जैसे अभी आरबीपीएस में जनरलाइज डिफाइन कर दिया है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रोविजंस है। तो कहीं पे हायर स्टैंडर्ड्स है, कहीं पे इंटरनल ऑडिट्स है, कहीं पे एक्सटर्नल ऑडिट्स है, और कहीं पे स्टैंडर्ड्स एक्सपर्ट जो है वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रोसीजर्स हो सकती है जिसको हम ऑडिटिंग कहेंगे। उसके अलावा जो है 20th एलिमेंट आरबीपीएस के अंदर, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट रिव्यू एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो ये मैनेजमेंट रिव्यू जो है, तो मैनेजमेंट रिव्यू कहाँ पे आता है कि अगर कोई इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, कहीं पे ऑडिट होता है, उसके बाद में जो रिपोर्ट सबमिशन होता है, भले वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रहो या ऑडिट रिपोर्ट रहो या जनरलाइज रिपोर्ट रहो, वो मैनेजमेंट के बाद जब सबमिट होता है तो मैनेजमेंट उसको रिव्यू करती है। तो ये मैनेजमेंट रिव्यू जब होता है तो वहां पे अलग अलग एक्सपीरियंस थ्रू लर्निंग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिव्यू थ्रू इवेल्युएशन हो सकता है, और फिर मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है कि आपको कौन से पैरामीटर पे, कौन से सेक्शन में, कौन से डिपार्टमेंट में या कौन से पर्टिकुलर प्रोसेस पे आपको फोकस करना है, जहां पे अनसेफ एक्ट्स है या अनसेफ कंडीशंस है या फिर एसओपी ही क्लियर नहीं है, ऐसे अगर कुछ बातें हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मैनेजमेंट रिव्यू से पता चल जाएगा। अगर ये इंसिडेंसेस आपको पता चलते हैं, जहाँ कहीं जगह निग्लिजेंस हो सकता है, कहीं जगह साइकोलॉजिकल पैरामीटर हो सकता है, कहीं जगह आपके जो एनर्जी इक्विपमेंट से या पावर टूल से वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर आपको इम्प्रूवमेंट क्या करना चाहिए इसके लिए मैनेजमेंट आपको गाइड करेगा। तो ये एक्चुअली रूटीन इंस्पेक्शन करने के बाद ही पता चलेगा, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करने के बाद ही पता चलेगा, कुछ मेजरमेंट्स करना पड़ेंगे आपको तभी उसके बाद में पता चलेगा। तो ये एक्चुअली मैनेजमेंट रिव्यू के अंडर आ जाता है, और फिर उसके बाद में जो सजेशंस आते हैं वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए आते हैं, यानी कि अगर आपको कंटिन्यूअसली आपको परफॉर्मेंस अच्छा करना है तो इसके लिए आपको ये मैनेजमेंट रिव्यू थ्रू आपको जाना पड़ेगा।
तो इसमें प्रिपरेशन ऑफ द रिव्यू आएगा, फिर आपका जो रिव्यू है उसका डिटर्मिनेशन आएगा, स्कोप क्या है, उसका शेड्यूल क्या है, फिर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर की है, फिर उसका जो प्रेजेंटेशन है वो भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और जो भी रिव्यू है वो भी रिव्यू आपको कंडक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर ये रिव्यू के जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपको फाइनल करना पड़ेंगे, और फिर जो भी फाइंडिंग्स आती है, रिकमेंडेशंस आते हैं, सजेशंस आते हैं, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट पर्सन आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे ये चेंज होना चाहिए, वहाँ पे वो चेंज होना चाहिए, या फिर ये केमिकल सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, जो भी प्रोसेस होगी वो आपके सब रिकमेंडेशन थ्रू आ सकते हैं। तो ये अलग अलग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए आपको मैनेजमेंट रिव्यूज लेने पड़ेंगे। ये 20th एलिमेंट था आरबीपीएस सिस्टम का। तो अभी हमने पीएसएम स्टडी किया है, कंसेप्ट क्या है, यूएसए क्या है, ओशा सिस्टम क्या है, 14 एलिमेंट्स क्या है, 20 एलिमेंट्स क्या है, सीसीपीएस सिस्टम, आरबीपीएस सिस्टम, उसमें से 20 एलिमेंट्स, ये सब हमने डिटेल में अभी डिस्कस किया है। तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अगर आप पीएसएम कंसेप्ट थरोली स्टडी करते हैं, यूएसए में जो ऑलरेडी मैंडेटरी है, तो ये बहुत यूजफुल है आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज में, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्रीज आपकी इंडिया में हो या कोई और दूसरे कंट्रीज में हो। अगर इंडिया में जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, ये लीगल रिक्वायरमेंट में ये मैंडेटरी या कंपलसरी कंडीशन नहीं है इसको फॉलो करना, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो 100% गारंटी कि इसको आपका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो भी इंडियन रेगुलेशंस या अदर कंट्रीज के रेगुलेशंस है उससे ज्यादा स्ट्रिंजेंट और उसकी ज्यादा डिटेल स्टडी ये पीएसएम थ्रू हो सकती है। ये स्पेशली रिकमेंडेशन है प्रोसेस हजार्ड्स केमिकल्स के लिए। तो ये बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी फॉलो कर रही है। स्पेशली हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करेंगे, केमिकल ड्रग्स की बात करेंगे, केमिकल बल्क इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज है इंडिया में भी जो ऑलरेडी ये सब फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे कंक्लूजन और सजेशन ऐसा ही रहेगा कि जो भी 20 एलिमेंट्स आरबीपीएस सिस्टम है ये आपको फॉलो करना चाहिए और एडॉप्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल प्रोसेस प्लांट्स का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर ही होगा। थैंक यू।